हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग जीके जी श्रृंखला पर बात किया जा रहा है, जिसमें हम लोग जो जीके जी श्रृंखला जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स हो गया, विविध हो गया, और जनरल साइंस का जो सेक्शन है और अर्थशास्त्र के जो सेक्शन है, उसके सभी तथ्यात्मक चीज़ों पर बात किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग भारतीय संविधान पर बात किया जा रहा है और भारतीय संविधान में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और हम लोग संसद पर बात कर रहे हैं। और संसद पर आप देखेंगे कि ये आपका आखिरी लेक्चर होगा, लेकिन इसके बाद जो संसद की जो प्रक्रियाएँ, जो समितियाँ हो गई, फिर उसके बाद जो प्रस्ताव हो गए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कल बात किया जाएगा, अगले लेक्चर में बात किया जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे कि वित्तीय विषयों के संबंध में जो प्रक्रियाएँ हैं भारतीय संविधान में, जो संसद में देखने को मिलती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एकदम शॉर्ट फॉर्म में, सरल भाषा में उसको देखा जाएगा। और आप लोगों के लिए 15 सितंबर 2025 से वहाँ पर यूपीएससी के लिए एक स्पेशल बैच को प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप लोग उससे जुड़िए और वहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप लोग जुड़िए। और यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें आप लोगों को जो मिलेंगी वो सारी की सारी निःशुल्क रहेंगी। ठीक है, तो ये इन बातों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कि वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। ठीक है, तो वित्तीय विषयों के संबंध में जो प्रक्रिया है, तो यहाँ किस में होगा? संसद में होगा। ठीक है, और संसद पर हम लोग बात किया जा रहा है और संसद में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, संसद के अधिकारी हो गए, संसद में जो लोकसभा, राज्यसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, तो किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से चीज़ें घटित होती है, वो सारी बातें, जो विधेयकों के बारे में जो चीज़ें होती है उनके बारे में, हम लोग वित्तीय विषयों के संबंध में, यानी कि वार्षिक। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, बजट शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात किया जाता है और उसी के संदर्भ में आप देखेंगे कि बजट का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है भारतीय संविधान में, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो पहले ये देखिए कि अनुच्छेद 112 में क्या है। अनुच्छेद 112 में देखेंगे कि वार्षिक वित्तीय विवरण। तो यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण जैसे कि भारित व्यय, भारत का जो भारित व्यय है, ठीक है, फिर इसके बाद भारत का जो ऋण लिया गया है, ऋण भी कई प्रकार के होते हैं, उधार भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद संचित निधि, ठीक है, संचित निधि पर भारित व्यय हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं भारित व्यय, ठीक है, व्यय, फिर जो उधार लिया गया, जो खर्च किया गया, वो सारी चीज़ें किस पर खर्च किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी, वेतन भत्ते, हर एक चीज़ का प्रावधान वार्षिक वित्तीय विवरण में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी आएंगे उनके भी व्यय के बारे में, जो योजनाएं लागू की जाएंगी उनके भी सारी चीज़ें जो हैं वार्षिक वित्तीय विवरण में दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं 112 में, कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो प्रावधान, जो प्रारूप तैयार किया जाएगा, वो एक बजट के स्वरूप में देखने को मिलता है। ये सारी बातें हम लोग ध्यान दीजिएगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इस तरह से देखने को मिलता है और बजट कहीं भी नहीं है, बजट शब्द कहीं भी नहीं है भारतीय संविधान में। फिर इसको देखिए विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न बनते हैं। विनियोग विधेयक क्या होता है? विनियोग विधेयक इस तरह से समझिएगा कि कोई भी धन विधेयक वहाँ पर पेश किया गया है, कोई पर लेखानुदान हो गया, प्रत्यानुदान हो गया, अपवादानुदान हो गया, जो कटौती प्रस्ताव हो गए, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो उसके संदर्भ में आप यहाँ पर देखिए कि विनियोग विधेयक क्या होता है? किसी धन विधेयक में एक कटौती करना हो या उसको परिवर्तन करना हो या फिर उसमें कुछ चीज़ जोड़ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर एक विधेयक पारित किया जाता है, उसको विनियोग विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बजट हो गया, चाहे किसी भी प्रकार का धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक है, उसमें जो परिवर्तन करने की चीज़ें हैं, परिवर्तन करने के लिए वहाँ पर एक विधेयक को लाया जाएगा, उसको विनियोग विधेयक कहा जाता है। जैसे घटाना हो, बढ़ाना हो, कुछ जोड़ना हो, कुछ निकालना हो, कुछ कम करना हो, इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विनियोग विधेयक एक साधारण भाषा में आप लोगों को बता दिए कि विनियोग विधेयक क्यों आता है, कब लाया जाता है। फिर इसको देखिए अनुच्छेद 117 में क्या दिया गया है? वित्तीय विधेयकों के संबंध में उपबंध। ठीक है, वित्तीय विधेयकों के संबंध में उपबंध हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि 117 यानी कि 117 में वित्त विधेयक के बारे में बातें की गई है। वित्त विधेयक, ठीक है, और वित्त विधेयक और धन विधेयक में आप जानते हैं कि इस तरह से होता है कि वित्त विधेयक और धन विधेयक का जो फॉर्मेशन है, जो आप देखेंगे संरचना, वो एक ही तरह से होता है, लेकिन उसमें यह तय किया जाता है कौन सा वित्त विधेयक है, कौन सा धन विधेयक है, ये तय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष।
ठीक है, कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो तय करता है कि कौन सा वित्त विधेयक है, कौन सा धन विधेयक है। ठीक है, तो वित्तीय विधेयकों के संबंध में जो उपबंध है उसी तरह से फॉर्मेशन किया जाता है जिस तरह से धन विधेयक बनाया जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और वो सारी चीज़ें हमने कल आप लोगों को बताया था कि पिछले लेक्चर में। फिर इसके बाद देखिए प्रक्रिया के नियम। ठीक है, प्रक्रिया के नियम यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है, जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसके बारे में बात किया जाता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, तो प्रक्रिया के नियम इस तरह से कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपने जो सदन है उसमें स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं और सदन के कार्यवाहियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ पर नियम कानून भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा के बारे में बात किया गया और किस तरह से कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपने सदन के सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानून भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्वतंत्र हो गया। अगर संयुक्त बैठक हो जाए, ठीक है, अगर संयुक्त बैठक हो जाए, संयुक्त बैठक में क्या होगा, संयुक्त बैठक में क्या होगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर अध्यक्ष बनेगा, वहाँ पर संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है और ये सारे कार्य जो होंगे लोकसभा, राज्यसभा और जो संयुक्त बैठकों में जितने भी कार्य होंगे राष्ट्रपति के सलाह पर होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के सलाह पर किए जाएंगे क्योंकि राष्ट्रपति ही जो वहाँ पर उत्तरदायी होता है सभी कार्यों को संचालन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, लोकसभा राज्यसभा तो स्वतंत्र तो है ही अपने लिए, ठीक है, वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ पर अपने नियम कानून बना सकते हैं, संशोधन, वहाँ पर संशोधन की बात नहीं की गई, नियम कानून बना सकते हैं। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और वहाँ पर वित्त विधेयक, धन विधेयक के बारे में हमने आपको बताया था कि जो धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, वो धन से संबंधित अगर है तो वहाँ पर वो चीज़ें, ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। वहाँ पर सीधे सीधे ये किया जाएगा कि राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेकर उसको लोकसभा में भेजा जाएगा। धन विधेयक, वित्त विधेयक के संदर्भ में तो वो लोकसभा में जाएगा, तो लोकसभा से वो पारित होता है, फिर राज्यसभा जो है उसको 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद वो स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक से जो अलग चीज़ें हैं तो उसमें लोकसभा राज्यसभा जो है अपने अनुसार वहाँ पे कार्य करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली बात है। फिर इसके बाद देखिए संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भाग 17 है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 17 जो है भाषा को प्रदर्शित करता है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 348, अनुच्छेद जो है आर्टिकल यहाँ पर लिख देते हैं, अनुच्छेद 348 के तहत यहाँ पर कहा गया है कि संसद में जो भाषा प्रयोग की जाएगी या तो वो हिंदी में होगी या तो अंग्रेजी में होगी। दो भाषाओं का बात किया गया है संसद में, दो भाषाओं का उल्लेख किया गया है, एक हिंदी है और एक अंग्रेजी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इन दोनों में संसद की कार्यवाहियाँ चलेंगी, लेकिन यहाँ पर एक प्रावधान और भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हिंदी व अंग्रेजी में तो कार्यवाहियाँ ये तो संविधान में वहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि सभापति, राज्यसभा का सभापति, ठीक है, सभापति और फिर उसके बाद ये राज्यसभा में होगा। ठीक है, और फिर लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, ये दोनों मिलकर अपने सदन में ये तय करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी में अपने विचारों को प्रकट करने में असमर्थ है, ठीक है, अपने विचारों को, अपने संवाद को प्रकट करने में अगर असमर्थ है तो अपने मातृभाषा में वहाँ पर उसको प्रयास करेगा। ये दो लोग तय करते हैं, दोनों लोग अपने सदन में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तय करते हैं अपने सदन में कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, कोई व्यक्ति जो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पा रहा है, असमर्थ है, तो वह अपने मातृभाषा में उसको पेश कर सकता है, अपने मातृभाषा में पेश कर सकता है या प्रस्तुत कर सकता है, पेश या प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। तो ये बातें हैं। अनुच्छेद 120 में क्या कहा गया है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, भाग 17 के अनुच्छेद 348 के तहत यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी का बात कही गई है जो संसद में प्रयोग की जाएगी भाषा। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पर उस तरह से भी है कि अगर हिंदी अंग्रेजी में कोई व्यक्ति असमर्थ है अपने विचारों को प्रकट करने, अपने संवाद को प्रस्तुत करने में, तो अपने मातृभाषा में भी वहाँ पर इजाज़त ले सकता है बोलने की। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 में यहाँ पर न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना। तो यहाँ पर ये सीधी बात है कि संसद में जो कार्यवाही होंगी, राज्यसभा लोकसभा में जो कार्यवाही होंगी, तो उसकी जाँच जो है उच्च न्यायालय और वहाँ पर उच्चतम न्यायालय का जांच नहीं करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय की बात की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाएगी क्योंकि उच्च न्यायालय तो राज्य में होते हैं, लेकिन संसद जो है केंद्र के बारे में बात किया जा रहा है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा इसको, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कब करेगा? विश्रांति काल में। मान लीजिए कि कोई आपातकाल लग गया, आपातकाल के दौरान हो गया। फिर उसके बाद इस तरह से भी हो सकता है कि अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि कोई कार्य जो है बहुत अतिशीघ्र ही करना चाहिए। ठीक है, दो संदर्भ में लगता है कि ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आपातकाल के संदर्भ में लगता है और दूसरा जो है आप देखेंगे कि एक इस तरह से लगता है कि राष्ट्रपति अनिवार्य समझे। ठीक है, राष्ट्रपति शीघ्र। ठीक है, राष्ट्रपति अनिवार्य समझे यहाँ पर, या जल्दी करने के बाद ये हो जाएगा राष्ट्रपति अनिवार्य करे, अनिवार्य समझे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अनिवार्य समझे कि वहाँ पर इसके अलावा बहुत जल्द ही कार्यवाही करनी चाहिए, तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। क्योंकि ये सारी बातें आप देखिए कि यहाँ पर जो संसद की कार्यविधि है वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। और कल अगले लेक्चर वालों को वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय के बारे में बात किया जाएगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि अभी इसमें बचा है समितियाँ बची हैं। ठीक है, समितियाँ बची हैं और प्रस्ताव बचे हैं। ठीक है, प्रस्ताव बचे हैं। और यहाँ पर ये इसके समितियाँ भी बहुत सारी होती हैं, प्राक्कलन समिति है, नियम समिति है, याचिका समिति है, ये सब चीज़ें हैं। फिर प्रस्ताव में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को मिलती है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, प्रस्ताव के साथ अनुदान भी जोड़ लीजिए। ठीक है, अनुदान भी, ये 3 चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद जो संसद का प्रश्नकाल हो गया। ठीक है, प्रश्नकाल, फिर शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि बचा हुआ है। 1-2 लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाए। एक लेक्चर में अगर मान लीजिए कि प्रस्ताव और समितियों में ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन प्रश्नकाल शून्यकाल में उतना ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ सिर्फ ये ध्यान देना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात किया जाए 2-3 लेक्चर में, यहाँ पर संसद पूरा कंप्लीट हो जाएगा एकदम विधिवत तरीके से। फिर ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया जाए। और 15 सितंबर 2025 से आप लोगों के लिए वहाँ पर UPSI के लिए स्पेशल बैच प्रारंभ किया जा रहा है। वहाँ पर आप लोग जुड़िए, वहाँ पर अपने सुझाव दीजिए और कमेंट करते रहिए। और फिर उसके बाद हम लोग एक बेहतरीन तरीके से वहाँ पर तैयारी करेंगे। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी वो सारी की सारी जो है निःशुल्क होंगी। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते हैं, नोट्स बनाते रहिए। चलिए फिर बात करते हैं अगले लेक्चर पे, अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।